एंड वेलकम टू हब ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है ये प्रेजेंट किया गया फॉर लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। तो जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो हमारे पास 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है। तो सबसे पहले हमें 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना चाहिए था, लेकिन चूंकि हमने बुक को सीक्वेंस के साथ स्टार्ट किया हुआ है, इस वजह से वो हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि मज़हरुल हक के बुक में थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के बाद ये 3 ऑर्गन्स आ जाते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो हम अगले लेक्चर्स में इसको पढ़ेंगे। तो अभी आपको इतना समझना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है इसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो ये 3 ऑर्गन्स गवर्नमेंट के आ जाते हैं। ये थ्योरी जो है ये प्रेजेंट किया है बाय मॉन्टेस्क्यू, और वो फ्रांस का सिटीजन था और 18th सेंचुरी के स्टार्ट में वो पैदा हुआ था, और उस वक्त फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की थी। तो 1789 में फ्रेंच में रिवॉल्यूशन आ जाता है और उस वक्त से डेमोक्रेसी आ जाती है। तो 18th सेंचुरी के स्टार्ट में फ्रांस जो था वो एब्सोल्यूट मोनार्की का सिस्टम था इसमें। तो इस वजह से मॉन्टेस्क्यू जो है उन्होंने यूके का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। तो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट दिया, और सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है उसका कॉन्सेप्ट उन्होंने इसलिए दिया ताकि इंडिविजुअल का लिबर्टी इसमें सेफगार्ड हो जाए, इसमें सेफ हो जाए। तो इंडिविजुअल के लिबर्टी के लिए उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट दिया। तो अभी आप कहेंगे कि यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में तो सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को। तो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने पढ़ा और इस तरह उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स का थ्योरी दिया। तो अब आते हैं कि मॉन्टेस्क्यू का थ्योरी बेसिकली क्या कहता है। तो मॉन्टेस्क्यू का थ्योरी वो बयान करता है कि देयर आर 3 सोर्स ऑफ पावर्स। तो जो 3 सोर्स ऑफ पावर्स है गवर्नमेंट में, सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो वो इसकी बात करता है कि लिबर्टी जो है वो रिक्वायर नीदर ऑल, यानी वो तीनों को भी नहीं चाहता, नॉर एनी टू शुड बी यूनाइटेड इन वन हैंड। तो मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी ये कहती है कि ये जो 3 सोर्स ऑफ पावर्स है किसी गवर्नमेंट में, वो तीनों भी यकजा नहीं होना चाहिए इन वन हैंड, और ना ही 2 पावर्स इसमें वन हैंड में यकजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर टायरनी बन जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम ले ले, तो अगर एग्जीक्यूटिव के पास लेजिस्लेचर का भी पावर हो, तो अगर दोनों पावर्स एक ही हैंड में हो तो वो टायरेंट बन जाता है, और वो जिस तरह लॉ भी चाहे वो पास कर सकता है। तो इस तरह उन्होंने कहा कि सारे पावर्स को और ना ही 2 पावर्स को एक हैंड में जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो टायरेनी की तरफ जाएगा और फिर इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है वो कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगी और इंडिविजुअल जो है वो स्लेव बन जाएगा। तो जो भी एब्सोल्यूट मोनार्क कहेगा वो लॉ बन जाएगा और वो इंडिविजुअल पर इम्प्लीमेंट होगा। तो इस वजह से उन्होंने ये थ्योरी पेश की है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द थ्योरी क्या है। प्रैक्टिकली जो ये थ्योरी है वो एप्लीकेबल है यूएसए में। तो यूएस जो है वो एक वक्त में यूके की कॉलोनी रहती थी, यानी 13 कॉलोनीज थे, और 1775, तो इससे पहले यूएसए जो है इसके 13 कॉलोनीज थे यूके के। तो जब ये आज़ाद हो जाते हैं तो ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन लाते हैं और इसमें वो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है हमें पता है कि देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जो 3 ऑर्गन्स है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, वो सेपरेट फंक्शंस करते हैं। इसके जो फंक्शंस है, लेजिस्लेचर का फंक्शन लॉ मेकिंग है, और एग्जीक्यूटिव का फंक्शन इस लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, और इस तरह जुडिशरी का फंक्शन इसकी रिव्यू करना है और इसकी एडजुडिकेशन करना है। तो इस तरह जो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स है, लेकिन इसको थोड़ा मॉडिफाइड किया गया है। मतलब एब्सोल्यूट जो है सेपरेशन इसमें नहीं है, बल्कि मॉडिफाइड तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो मॉडिफिकेशन उन्होंने लाया है चेक्स एंड बैलेंसेस के ज़रिए,
यानी उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस भी है। एक आर्गन का दूसरे आर्गन पर चेक है और दूसरे का तीसरे पर और तीसरे का पहले पर, तो इस तरह एक चेन है इसमें और इस तरह चेक्स एंड बैलेंसेस है। तो इस वजह से जो सिस्टम है उसमें हार्मनी आ जाती है। तो इस तरह अगर हम एग्जांपल ले ले तो प्रेसिडेंट जो है उसका चेक है लेजिस्लेचर पर। तो लेजिस्लेचर जब लॉ पास करता है तो प्रेसिडेंट इसको वीटो कर सकता है। तो डिफरेंट वीटोज है, सस्पेंसरी वीटो, पॉकेट वीटो एक्सेट्रा। तो डिफरेंट वीटोज है प्रेसिडेंट के पास कि वो लेजिस्लेचर के जो लॉ है उसको वीटो कर सकता है। लेजिस्लेचर का जो है वो प्रेसिडेंट पर चेक है, यानी प्रेसिडेंट जो भी ट्रीटी करता है इंटरनेशनल स्टेट के साथ, तो इंटरनेशनल ट्रीटी हो, एग्रीमेंट हो, तो उसमें वो लेजिस्लेचर का मुहताज है, यानी वो सेनेट से इसका अप्रूवल लेगा। तो इस तरह जो लेजिस्लेचर है इसका चेक है प्रेसिडेंट पर, और इस तरह जुडिशरी का चेक है दोनों पर। यानी अगर कोई प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पेश करे या लेजिस्लेचर लॉ पास करे तो जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है, और वो जुडिशियल रिव्यू के जरिए इस पर जो है एक तरह का चेक है इस दोनों पर। तो ये एक का दूसरे पर, दूसरे का तीसरे पर, इस तरह एक दूसरे पर उसका चेक है और इस वजह से हार्मनी है। तो यूएस का जो सिस्टम है इसमें कंप्लीट सेपरेशन नहीं है, बल्कि इसको मॉडिफाइड किया गया है और चेक्स एंड बैलेंसेस के जरिए इसको हार्मनी में लाया गया है। इसके बाद आते हैं यूके की कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। तो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे बरोड किया गया है ये थ्योरी सेपरेशन ऑफ पावर्स को बाय मॉन्टेस्क्यू। तो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन थ्योरी जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स है इसमें, यानी थ्योरी में वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं कि मोनार्क का एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगे, इस तरह लेजिस्लेचर का लेजिस्लेटिव पावर्स होंगे और सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल पावर्स होंगे। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस में आ जाए तो इसमें कोऑर्डिनेशन ऑफ पावर्स है। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ पावर्स इस वजह से है कि यूके का जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो इम्पॉसिबल है, यानी इसमें हम सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं कर सकते। आप लोग पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को देख सकते हैं, जो हमारी पिछली वीडियो है वो इस पर अपलोड हो चुकी है, तो वो आप इसमें देख सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरह काम करती है और प्रेसिडेंशियल किस तरह। तो इस वजह से आपको ये जो है कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेशन ऑफ पावर है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन मॉन्टेस्क्यू ने थ्योरी में पढ़ा था, इस वजह से उन्होंने ये सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस में आ जाए तो प्रैक्टिस में जो है इसमें कोऑर्डिनेशन ऑफ पावर है। इसके बाद आते हैं फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। तो फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था बिफोर 1958 उसमें सम सॉर्ट ऑफ सेपरेशंस थे और सम कोऑर्डिनेशंस थे। जिस तरह अगर हम एग्जांपल ले लें तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हुआ करते थे फ्रांस में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स जो है उसमें ये बात होती है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं अगर इससे कोई मिसकंडक्ट हो जाए तो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो सेपरेटली डील हो जाएंगे इस एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स में। तो यानी जो आम आवाम है और जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल्स है उसमें ये मतलब रूल ऑफ लॉ नहीं है, सारे इक्वली ट्रीट नहीं हो जाएंगे। तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो इसमें ट्रीट किए जाएंगे। लेकिन करंटली जो है कोऑर्डिनेशंस ऑफ पावर्स है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है और इस तरह एक दूसरे पर इसका चेक भी है। तो फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो करंटली इसमें भी कोऑर्डिनेशंस ऑफ पावर्स है। तो अब आते हैं क्रिटिसिज्म्स की तरफ। तो जो सेपरेशंस ऑफ थ्योरी है वो एप्लीकेबल है इन मॉडिफाइड फॉर्म्स, यानी अगर हम देख ले तो मॉडिफाइड फॉर्म में इसको हम एप्लीकेबल कर सकते हैं जिस तरह यूएस में एप्लीकेबल है। लेकिन कंप्लीट जो सेपरेशन है वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम कंप्लीट सेपरेशन करें इस ऑर्गन्स में तो फिर वो डेडलॉक आ जाएगा और ये हम क्रिटिसिज्म्स में पढ़ेंगे कि किस तरह कंप्लीट हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट जो है कंप्लीट सेपरेशन इज इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है इन द सेंस अगर हम देख ले कि गवर्नमेंट जो है इट इज़ लाइक ह्यूमन बॉडी। तो गवर्नमेंट लाइक ह्यूमन बॉडी काम करेगी। अगर एक ऑर्गन ह्यूमन बॉडी में डिस्टर्ब हो जाए तो सारा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरह
एग्जाम्पल भी गवर्नमेंट का यही है कि वो ह्यूमन बॉडी की तरह हार्मनी में काम करेगा। अगर एक जो ऑर्गन है वो काम छोड़ दे या डिस्टर्ब हो जाए तो सारा गवर्नमेंट का सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस वजह से कंप्लीट सेपरेशन इम्पॉसिबल है, इसमें कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेशंस में हम इसको इस तरह एग्जांपल में लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेटिव वर्क कर सकता है, यानी करंटली भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव वर्क कर सकता है और करता भी है। इन द सेंस यानी वो जो ऑर्डिनेंसेस है उसका ये लेजिस्लेटिव वर्क है। तो इमरजेंसी में या अगर पार्लियामेंट जो है वो सेशन में ना हो, पार्लियामेंट में हम लोअर हाउस की बात करते हैं, तो अगर लोअर हाउस जो है वो सेशन में ना हो तो एग्जीक्यूटिव जो है वो ऑर्डिनेंसेस पेश करते हैं अगर कोई इमरजेंसी आ जाए। सच इज कोरोना के वक्त में प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंसेस पेश किए थे, तो इस ऑर्डिनेंस के दौरान जो पार्लियामेंट था पाकिस्तान का वो सेशन में नहीं था, तो इस वजह से प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने ऑर्डिनेंसेस पेश किए थे। तो इस ऑर्डिनेंसेस के जरिए प्रेसिडेंट ने एसओपीज जारी किए थे। तो इस तरह जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेटिव वर्क कर सकता है। यानी अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो जुडिशियल लॉ जो है वो एग्जाम्पल है जुडिशरी का एज ए लॉ मेकिंग। तो जुडिशरी जो है जब कोई जजेस डिसीजंस करता है तो उसका जो डिसीजंस है उसको हम जुडिशियल लॉ कह सकते हैं। तो इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। तो जो कंप्लीट सेपरेशन है इसमें हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक आ सकता है एमंग दीज थ्री ऑर्गन्स। तो ये प्रिवेंट करते हैं यूनिटी को। सबसे पहले यूनिटी इसमें ख़त्म हो जाती है अगर कंप्लीट सेपरेशन हो, और इसके साथ साथ डिस्ट्रॉय लिबर्टी, वो लिबर्टी को भी डिस्ट्रॉय करती है। आप लोगों के जहन में ये सवाल आना चाहिए कि ये जो मॉन्टेस्क्यू था उन्होंने इस थ्योरी को लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए प्रेजेंट किया है ताकि डिफरेंट ऑर्गन्स में सेपरेशंस हो और लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल की सेफगार्ड हो जाए। लेकिन यहाँ पे हम क्रिटिसिज्म में कहते हैं कि ये जो कंप्लीट सेपरेशन है ये डिस्ट्रॉय करते हैं लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो आप लोगों के जहन में तो ये एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक तरफ उन्होंने लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल के लिए ये थ्योरी प्रेजेंट किया है, लेकिन क्रिटिसिज्म में हम कहते हैं कि ये इंडिविजुअल के लिबर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि हमने यहाँ पे कहा कि कंप्लीट सेपरेशन जो है बिटवीन एंड अमंग दिस ऑर्गन्स ये लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल को डिस्ट्रॉय करती है। तो बात यह है यहाँ पे कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं किसी गवर्नमेंट का, उसमें अगर कंप्लीट सेपरेशंस हो तो लेजिस्लेचर जिस तरह भी चाहे वो लॉ बना सकता है और इसको इम्प्लीमेंट करेगा बाय एग्जीक्यूटिव। तो अगर कंप्लीट सेपरेशन हो तो इसमें इंडिविजुअल की लिबर्टी डिस्ट्रॉय हो सकती है। इन द सेंस अगर हम देख लें तो सारे ऑर्गन्स जो है उसको हॉनेस्टी के साथ काम करना चाहिए, लेकिन जो जुडिशरी है किसी स्टेट में, तो जुडिशरी जो है इन द सेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो इंतहाई हॉनेस्टी के साथ काम करेगा। और अगर कोऑर्डिनेशन ऑफ पावर है तो इसके पास जुडिशियल रिव्यू का पावर होती है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जब लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाता है और इस थ्री ऑर्गन्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन ऑफ पावर हो तो जो ही वो लॉ बनाएगा और इंडिविजुअल ऑफ लिबर्टी को इसमें थ्रेट होगा तो थ्रू जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट जो है उसको नल एंड वाइड कर सकता है और इसको करेगा। तो इस तरह अगर इसमें कोऑर्डिनेशन ऑफ पावर है इन थ्री ऑर्गन्स के दरमियान तो जुडिशियल रिव्यू के जरिए सुप्रीम कोर्ट इंडिविजुअल के लिबर्टी की सेफगार्ड कर सकता है। लेकिन अगर इसमें कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है तो वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर कंप्लीट सेपरेशन है तो वो अपने अपने काम करेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट है जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेचर के काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। तो इस तरह वो जिस तरह लॉ भी चाहे लेजिस्लेचर इसको पास करेगा और इंडिविजुअल के लिबर्टी को डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन ऑफ पावर है तो इसमें जुडिशियल रिव्यू के जरिए वो इंटरवेन करेगा सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेचर पर और इस तरह इस लॉ को नल एंड वाइड कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गया कि अगर कोऑर्डिनेशन ऑफ पावर है इन थ्री ऑर्गन्स के दरमियान तो वो एक दूसरे पर चेक रख सकते हैं और इंडिविजुअल लिबर्टी की सेफगार्ड हो सकती है। तो मॉन्टेस्क्यू जो है उन्होंने भी कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात नहीं की है, लेकिन इसमें मेनली इसने यही बात की है कि जो थ्री ऑर्गन्स है वो
एक ही बंदे के हाथ में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर सारे पावर्स जो है वो एक ही शख्स के हाथ में आ जाए तो फिर वो टायरेंट बन जाएगा और इस तरह इंडिविजुअल की लिबर्टी ख़त्म हो जाएगी। तो इस सेंस में उन्होंने बात की है कि जो 3 ऑर्गन्स है यानी जो 3 पावर्स है वो किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं आना चाहिए। तो इस तरह उन्होंने सिर्फ सेपरेशन ऑफ पावर्स इस हद तक बात की है कि ये जो 3 ऑर्गन्स है वो सेपरेट इंडिविजुअल्स के हाथों में होना चाहिए, और इस तरह इसको हम फिर मॉडिफाई करते हैं यूएस की कॉन्स्टिट्यूशंस की तरह और इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस लाते हैं तो फिर वो इसमें और भी खूबसूरती आ जाती है। तो इसके बाद है ऑल ऑर्गन्स नॉट इक्वल। तो करंटली ऑल ऑर्गन्स जो है वो इक्वल नहीं है। इसमें बात यह है कि लेजिस्लेचर जो है वो सुपीरियर है। तो ये रीजंस बताए गए हैं कि इस रीजंस की वजह से करंटली जो लेजिस्लेचर है वो सुपीरियर है। तो फर्स्ट जो रीजंस है वो ये है कि लॉ फर्स्ट मेड बाय लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर जो है कोई लॉ जिस तरह भी लॉ हो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेजिस्लेचर इसको बनाएगा, फिर वो एग्जीक्यूट करेगा बाय एग्जीक्यूटिव एंड एडजुडिकेट बाय जुडिशरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ मेकिंग जो है इट इज़ डन बाय लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर जो है वो जिस तरह भी चाहे अपने मर्जी के मुताबिक किसी लॉ को बना सकता है। तो इस वजह से लेजिस्लेचर जो है वो सुपीरियर है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, बिकॉज जो भी काम करता है फर्स्ट ऑफ ऑल लेजिस्लेचर करेगा। इसके बाद है लेजिस्लेचर कंट्रोल फाइनेंस, यानी बजट को जिस तरह भी चाहे लेजिस्लेचर पास कर सकता है। तो इस तरह फाइनेंस पर भी इसका कंट्रोल है, इस वजह से ये सुपीरियर ऑर्गन है फ्रॉम अदर 2 ऑर्गन्स। और थर्ड जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है कैबिनेट जिसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर को। तो जो एग्जीक्यूटिव होता है यानी कैबिनेट पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो पार्ट भी होता है लेजिस्लेचर का और इसको रिस्पॉन्सिबल भी होता है। तो इसके लिए आप पहले लेक्चर को देख लें जिसको हमने पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को बयान किया है। तो ये सिस्टम जो है वो आप लोगों को समझ आ जाएगा। इसके बाद है डिस्ट्रॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर हम कंप्लीट सेपरेशंस कर लें। तो इसमें ये बात है कि एग्जीक्यूटिव एंड जजेस जो है वो नॉमिनेटेड बाय लेजिस्लेचर, तो इसको इलेक्ट और नॉमिनेट करता है बाय लेजिस्लेचर, और इस तरह वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन अगर कंप्लीट सेपरेशंस हो गया तो ये जो एग्जीक्यूटिव और जो जजेस हैं उसको डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, तो ये ऑर्गन्स जो है ये भी पीपल डायरेक्ट इलेक्ट करेगा और इस वजह से डिस्टर्ब इट्स एफिशिएंसी। तो इस तरह इसकी एफिशिएंसी को डिस्टर्ब करेगा। तो अगर हम देख ले, अगर एक जज जो है किसी एक कंस्टिट्यूएंसी से उसको बहुत ज़्यादा वोट्स मिले तो इस तरह वो इस कंस्टिट्यूएंसी को फेवर करेगा। तो इस तरह हर इलाके में एक सरदार होता है, एक बड़ा मलक होता है। तो इस वजह से वो जो जजेस होते हैं वो इसको कुछ नहीं कहेगा क्योंकि इसके फेवर्स में उन्होंने कन्विंसिंग भी किया होगा। तो इस तरह इसको जो जजेस की एफिशिएंसी है इसको डिस्टर्ब कर सकती है थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन। तो इस वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि अगर जो है सेपरेशन ऑफ पावर हो गया तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो ये हो गया सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको मॉडिफाई करें तो सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी को हम इम्प्लीमेंट कर सकता है। लेकिन अगर हम कंप्लीट सेपरेशंस की बात करें तो इस तरह इस पर ये क्रिटिसिज्म है और इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आई होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो हम इस पर अलग-अलग क्लास लेंगे, लेजिस्लेचर पर, एग्जीक्यूटिव पर और जुडिशरी पर। तो हमारे साथ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।